अस्सलाम वालेकुम। मैं सबीउल आरफीन आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। शुरू कर रहे हैं, बल्कि कंटिन्यू करेंगे उसी सिलसिले को जिसको हमने रोका था, यानी वेक्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू ए स्केलर क्वांटिटी। क्या ये मुमकिन है कि आप एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी को ऐड करें? तो आंसर सिंपल। फर्ज कीजिए कि आपके पास एप्पल्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइव एप्पल्स हैं। उसमें मैंने आपको दे दिए 2 एप्पल्स, और अब आपके पास कितने हो गए? 5 एप्पल एंड 2 एप्पल्स इज इक्वल टू 7 एप्पल्स, है ना? 7 एप्पल्स हो गए ना? तो आपके पास 7 एप्पल्स हो गए, ओके। लेकिन अगर आपके पास 5 एप्पल्स हैं, लेट्स सपोज you have 5 apples plus 2 mangoes. अब आप प्लस करें 5 एप्पल्स प्लस 2 बनाना, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 7 क्या 7 नहीं ना कर सकते, है ना? जो आप नोटिस करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सेम क्वांटिटीज़ आ जाएं तब आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ आ जाएं तो आप ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से क्या वेक्टर क्वांटिटी एक अलग क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी एक अलग क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये डिफरेंट हैं इन नेचर, ये इनकी नेचर डिफरेंट है। एक स्केलर है, एक वेक्टर है। आप इन दोनों को हरगिज़ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, मिलाकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? मैं इसका आंसर दे सकता हूँ कि 5 एप्पल्स, एप्पल टेढ़ा हो गया, बट एंड 2 मैंगोज, ठीक है, 2 मैंगोज। तो मैं इसे मिलाकर लिख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, वो भी यही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कैन यू ऐड 0 टू ए नल वेक्टर। तो 0 इज ए स्केलर क्वांटिटी, 0 इज स्केलर एंड null vector is a vector। तो 0 एक स्केलर है, नल वेक्टर एक वेक्टर है, लिहाजा आप 0 को यानी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो पूछ रहा है कि 2 वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर है हमारे पास, 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास जिनके मैग्नीट्यूड अनइक्वल हैं, तो क्या उनका सम 0 होगा? फर्ज कीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास a है। अगर a वेक्टर है तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए b है, तो b का मैग्नीट्यूड इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका आंसर है 6। तो क्या इनका सम 0 हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड का सम 0 हो, तो आपके पास एक वेक्टर +10 के साथ और दूसरा वेक्टर -10 के साथ होगा। अब जब आप इनका सम लेंगे, यानी a वेक्टर एक का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम, यानी 10 + -10 मस्ट इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम 0 आए, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एक तो सेम हो, एक जैसे हों, और फिर ऑपोजिट इन साइन हो। अगर इन दोनों के साइंस ऑपोजिट होंगे तब आपको इनका जो मैग्नीट्यूड है वो उसका आंसर 0 मिलेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स बना लेते हैं जो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक वेक्टर हम बना लेते हैं, किस कलर से बनाते हैं, येलो कलर ले लेते हैं, माय फेवरेट। तो एक वेक्टर मैंने बना लिया, लेट सपोज इट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। मेरे पास एक वेक्टर आ गया ए वेक्टर है ये, और दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, देखो याद रहे मैंने इन दोनों की लेंथ सेम लेनी है क्वेश्चन के मुताबिक। एक वेक्टर ए आ गया, एक वेक्टर बी आ गया, तो दो वेक्टर्स हो गए, है ना। शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम ले लेते हैं। सम कैसे लेंगे, जाहिर है जहाँ से चले थे और जहाँ पर आकर रुके ये इनको मिला दो। दिस इज द रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। दोनों वेक्टर्स का सम आ गया। ओके, दिस इज द सम। अब मैं डिफरेंस लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम लें और डिफरेंस लें। तो वो ये कह रहे हैं कि इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर, तो वो भी परपेंडिकुलर होने चाहिए एंड ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो ठीक है, नोटिस करें कि मैं यहाँ पर एक बी वेक्टर ले लेता हूँ डिफरेंस लेने के लिए। ये मेरे पास बी वेक्टर आ गया, बट चूंकि बी वेक्टर तो ऊपर है तो ये तो जो उसके अपोजिट होगा वो होगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं इसका सॉरी ये ले लिया मैंने रिजल्टेंट। ठीक है, ये भी रिजल्टेंट है और रेस कर देता हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। ओके, ये भी रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट बराबर है ए वेक्टर प्लस इंटू माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो नोटिस करेंगे आप कि क्वेश्चन क्या था, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमने क्या किया, हमने दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम भी ले लिया और डिफरेंस भी ले लिया। तो वो जो सम और डिफरेंस है, देखो ये है हमारे पास सम। मैं मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये मेरे पास सम है और ये मेरे पास डिफरेंस है। तो ये जो सम है, ये वाला सम और ये वाला डिफरेंस, क्या ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं आ गए, है ना। और यही तो शो करना था कि दो वेक्टर्स का सम, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब देखो परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। ये माइनस भी, ये देखो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम और डिफरेंस लिया तो जो लेंथ्स आई सम की और डिफरेंस की वो भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। दिस इज द लेंथ ऑफ सम, दिस इज द लेंथ ऑफ डिफरेंस एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। आपने दो वेक्टर्स जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, हैव टू बी ओरिएंटेड, उन्हें इस तरह से
आपने ओरिएंट करना है, इस तरह से उन्हें बनाना है। इफ़ दे वर टू बी कंबाइंड, अगर उन दोनों को जमा किया जाए, बनाया जाए, इकट्ठा किया जाए टू गिव ए रिजल्टेंट, तो वो जो रिजल्टेंट दे वो भी बराबर हो उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो बी वेक्टर जो आप ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी 5 हो। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के। वही तो कह रहे थे, हाउ वुड दी टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, आप इन दो वेक्टर्स को किस तरह से ओरिएंट करेंगे कि इनके रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड भी वही हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है जी, कैसे पॉसिबल है पता नहीं कैसे पॉसिबल है। ओके, एक वेक्टर आपके पास आ गया, ए वेक्टर, राइट, एक वेक्टर आ गया आपके पास। ये फर्ज कीजिए इस वेक्टर की जो लेंथ है, इसका जो साइज है, ये बता रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर का है। दूसरे वेक्टर को इस तरह से ओरिएंट करें आप, ये बी वेक्टर है, कि इस नतीजे में जो रिजल्टेंट आए वो भी 5 हो, यानी सी वेक्टर। अब ज़रा नोटिस करें कि जितनी लेंथ ए की है उतनी ही लेंथ बी की है और उतनी ही लेंथ सी की है। ऐसा पॉसिबल कब है? ऐसा पॉसिबल तब है जब आप ए और बी को 60 डिग्री पर ओरिएंट करें। देखो ना, एक वेक्टर ये था, एक ए वेक्टर है, आप इसको ऐसे भी तो लगा सकते थे। देखो इसका साइज, चलो मान लो इसका साइज और इसका साइज अब सेम हो गया है ना, सेम हो गया ना, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसका साइज तो सेम नहीं है, ये तो बड़ा है रिजल्टेंट, है ना। हम ये चाहते हैं कि जितना साइज ए का है उतना ही साइज बी का हो और उतना ही साइज सी का भी हो। ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है जब आप इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का लेते हैं, जो कि 60 डिग्री का नहीं हमें नज़र आ रहा है, ये 120 डिग्री का है। तो आपको जब इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का लेंगे या एक्सटीरियर एंगल 120 का लेंगे, 120 का लेंगे, तब आपके जो वेक्टर्स हैं तीनों, उनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे। यानी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड बी का होगा। अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हुआ और आपने 60 डिग्री बना ली, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये पूछ रहे हैं, सपोज द साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज हेड टू टेल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। देखो, इससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है कि जब वेक्टर्स हेड टू टेल रूल से इस तरह से अरेंज हों कि वो उनका क्लोज्ड हो, तब उनका रिजल्टेंट 0 होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, ये वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर है ए, ठीक है। लेट्स सपोज हमने ये वेक्टर ए ले लिया, हेड टू टेल रूल से अरेंज करना है, इसका मतलब है इसके हेड पर एक और वेक्टर आ जाएगा जो कि है बी वेक्टर, ओके। और क्लोज करना है तो एक और वेक्टर सी से हमने इसे क्लोज कर दिया, ये वेक्टर आ गया। देन व्हाट इज़ द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट तो यहाँ होता है ना, ओके। अगर मैं ज़रा सा और पीछे, ओके, देन अब इस वक्त इसका रिजल्टेंट क्या है? इस वक्त इसका रिजल्टेंट अगर मैं कहूँ तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? जहाँ से आपने शुरू किया और जहाँ पर आपने ख़त्म किया, इसको मिला लें, दिस इज़ द रिजल्टेंट, ठीक है, ओके। लेकिन रिजल्टेंट क्यों आया? रिजल्टेंट इस वजह से आया कि ये जो शेप थी ये क्लोज्ड नहीं थी, ओके। मैं इसे गायब कर देता हूँ। अच्छा, अब एक और वेक्टर हम ले लेते हैं, एक और वेक्टर इस तरह से लेते हैं, सी वेक्टर, जो कि क्लोज करने के लिए यहाँ पर आया, ओके। अब देखो, जहाँ से चले थे हम वो ये पॉइंट है और वापस वहीं आ गए तो ये पॉइंट है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे ढूंढोगे? रिजल्टेंट तो नहीं आएगा। तो रिजल्टेंट कभी नहीं आता अगर शेप क्लोज हो, ठीक है। तो पॉलीगॉन, पॉली मीन्स मोर देन 2, एक होता है मोनो मीन्स 1, एक होता है डाई मीन्स 2, एक होता है पॉली मोर देन 2। तो हम एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। एक पॉलीगॉन का एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया,
एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। क्लोज करना है, लो ये लो। अब हम यहाँ से चले थे ना और वापस यहीं आ गए, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हम एक क्लोज्ड शेप बनाते हैं वेक्टर्स की, हेड टू टेल रूल जमा करके, हेड टू टेल रूल से जब हम वेक्टर्स को सम करते हैं, उनको जमा करते हैं, तो और शेप जो है वो क्लोज्ड हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमेशा 0 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में वो ये पूछ रहे हैं कि इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर्स वर रिवर्स्ड, अगर रिवर्स कर दिए जाए, हाउ वुड दिस अल्टर A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर? तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखो, अगर हम एक वेक्टर A1 वेक्टर को क्रॉस करते हैं A2 वेक्टर से, तो हम जानते हैं कि इसका आंसर आएगा A1 A2 साइन थीटा। ओके, हम रिवर्स कर लेते हैं, हम करते हैं माइनस A1 वेक्टर क्रॉस माइनस A2 वेक्टर। शायद रिवर्स करने का मतलब है उलट, उलट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। एक वेक्टर अगर इस तरफ है A वेक्टर, ठीक है, तो हम उसे रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे मीन्स उल्टा करेंगे, तो माइनस A वेक्टर हो जाएगा, है ना? यही किया हमने। तो अब अगर हम इसको खोलें तो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A1 A2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्शन देनी पड़ेगी बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ भी डायरेक्शन देनी पड़ेगी बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपने नोटिस किया कि दो वेक्टर्स को जब हमने क्रॉसली मल्टीप्लाई किया और उन्हें रिवर्स कर कर जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर्स पर कोई फ़र्क नहीं था। इसका मतलब ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इन्हें रिवर्स कर कर मल्टीप्लाई करेंगे तब। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में वो ये पूछ रहे हैं कि नेम दी 3 डिफरेंट कंडीशंस। आपने 3 डिफरेंट कंडीशंस बतानी है कि जिसमें आप एक वेक्टर A1 को और दूसरे वेक्टर A2 को अगर आप क्रॉसली मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 0 आएगा। वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं कि जिन पर इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा? तो देखें, अगर आंसर 0 लाने के लिए एक वेक्टर इफ A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर अगर एक वेक्टर 0 हुआ तो 0 जब A2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन A2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, अगर A2 0 होगा तो A1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। या थर्ड कंडीशन, इफ थीटा बिटवीन देम इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। बिकॉज क्यों? देखो, अगर मैं ए वेक्टर को की क्रॉस प्रोडक्ट लूँ एक और वेक्टर A1 एक और वेक्टर A2 से, तो ये खुलेगा A1 A2 साइन थीटा, है ना? अच्छा, अगर A1 A2 जो मर्जी आए कीमत हो, अगर मैं साइन 0 डिग्री लगाऊंगा या साइन 180 डिग्री लगाऊंगा, तब मेरे पास A1 A2 साइन 0 डिग्री 0, तब मेरे पास जब मैं 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये 3 कंडीशंस हैं। एक, या तो A1 0 हो तब मेरे पास आंसर 0 आ सकता है। दूसरी कंडीशन A2 0 हो तब मेरे पास आंसर 0 आ सकता है। मैं इसे कहूँगा पहली कंडीशन, मैं इसे कहूँगा दूसरी कंडीशन, और मैं इसे कहूँगा तीसरी कंडीशन। यानी अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो भी आपका आंसर 0 आ सकता है। ओके, क्वेश्चन के मुताबिक, कैन ए बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? क्या किसी जिस्म को आप रोटेट कर सकते हैं उस जगह से जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो? तो याद रखिएगा, किसी भी चीज़
इसको रोटेशन देने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि ये रोटेट करे, तो जब आप इस पर यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स लगाएंगे तब इसमें रोटेशन, हाँ ये मूव ज़रूर करेगी बट इसमें रोटेशन पैदा नहीं होगी, तो ये मूव कर कर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसकी वजह इसकी रोटेशन ज़ीरो है, ठीक है, इसकी वजह इसकी रोटेशन ज़ीरो है, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क कब आता है? जब आर एफ साइन थीटा, जब उसका कोई ना कोई आर हो। अब आप फोर्स तो ज़रूर लगा रहे हैं, बेशक 1000 न्यूटन ही क्यों ना लगा रहे हों, ठीक है, तो आप फोर्स तो बेशक 1000 न्यूटन लगा रहे हैं बट आर नहीं है इसमें, आर की कीमत यहाँ पर ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो फासला है वो आर कहलाता है। आप यहाँ पर फोर्स लगाएं तब आर भी आ जाएगा, तो जब आप एफ लगाएंगे और आर लगाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये इस तरफ को रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन के लिए किसी आर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अप्लाइड फोर्स तक का डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फोर्स ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स लगा रहे हैं तो आर की वैल्यू तो ज़ीरो होगी, है ना, जो डिस्टेंस है वो तो ज़ीरो होगा, और अगर ज़ीरो हुआ तो वहाँ पर डेफिनेटली टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क ज़ीरो होगा, रोटेशन नहीं होगी, हाँ मूवमेंट ज़रूर होगी। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जोर लगाएंगे तो ये फुट उठकर यहाँ पर आ जाएगा, उठकर यहाँ पर आ जाएगा, उठकर नीचे और आ जाएगा, लेकिन ये हरगिज़ रोटेट नहीं करेगा। तो उम्मीद है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए आज। अच्छे से समझ आ गए होंगे, नहीं आए समझ कोई बात नहीं, आप मैसेज करें मुझे, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो उन्हें भी और मुझे भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।